जय हिंद दोस्तों, मूडीज क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पे सी टेट, एम पी टेट, मैथ पेडागोजी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज लेके चल रहे हैं। इससे पहले हमने 24 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो कृपया आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और सारे वीडियो को देखिए। जो अभी 15 दिसंबर में होने वाली सी टेट का एग्ज़ाम है, उसकी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण सीरीज है आपके लिए, क्योंकि इसमें 2011 से 2024 के बीच में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सभी लिए गए हैं। तो कृपया आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए और सभी को देखिए। आपको ये बहुत हेल्प करेंगे आपकी जो आने वाली परीक्षा है 15 दिसंबर को सी टेट की। तो चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, 3 ब्रांड ए, बी और सी के पेन क्रमशः 10, 12 और 24 के पैकेटों में उपलब्ध हैं। यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या है। तो उससे क्या पूछा है, न्यूनतम संख्या क्या है। देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो आप उससे पहले क्या करते हैं, न्यूनतम संख्या में पूछे और इस तरह वैल्यू आपको दी गई है तो हम क्या करते हैं, पहले इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो किसका 10, 12, 24 का क्या निकालना है हमको, एलसीएम निकालते हैं। चलिए हम नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं। तो क्या बोला, 10, 12 और 24 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, 12 दूनी 24, फिर 2 से कटेगा 5, 2 तिहाई 6, 2 छक्का 12, फिर 2 से कटेगा 5, 3 और 3, फिर 3 से कटेगा 3, यह आ जाएगा 5, 1, 1। तो क्या आ गया अपना एलसीएम, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 5 15, 2 29, 2 7, 2 120। क्या जाएगा आपका एलसीएम कितना आ गया, 120। मतलब 120 क्या आ गया आपका, ठीक है। ये आ गया अपनी टोटल पैकेटों संख्या, हमारे टोटल पैकेट हो गए। मतलब क्वेश्चन में रिटर्न चलते क्या कह रहा है, तो यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो देखिए, टोटल हमें कितने पैकेट आ गए, 120 आ गया। एलसीएम आ गया कितने का, 120 आ गया। किसका, 10, 12 और 24 का। तो देख लीजिए, एक इन्हें कितने पेन खरीदे, 10, तो 120/10। तो खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। तो मतलब जो पेन खरीदा कम से 10 पेन खरीदा, किसमें से, 120 में, तो कितना होगा, ये 12। मतलब ए कितना खरीदा, 12। फिर बी कितना लिया था, 12, तो 120/12। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10। तो 12 और 10 कहाँ पे है, ए 12, बी 10। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। इसी प्रकार 124 पैकेट, तो 120/24 कर दीजिए, तो 24 पंचे 120, ठीक है। तो 24 पंचे 120, तो 80 में भी क्या आ गया, 5। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, खरीदी जाने वाली पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या आ गई, 12, 10 और 5। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आशा के पास केवल 5 और 10 रुपये के सिक्के हैं। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या क्या है, 25 और 160। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 25 है और 160 रुपये उसके पास टोटल धन है, तो उसके पास 5 और 10 के सिक्कों की संख्या क्रमशः क्या होगी। देखिए, उसके पास कितना है, कुल सिक्कों की संख्या 25 है और कुल धन कितना है, 160 है। तो मैं मान लेता हूँ कि 5 के सिक्कों की संख्या कितनी है, x है। y की सिक्कों की संख्या कितनी है, सॉरी y नहीं, 10 की सिक्कों की संख्या कितनी है, y है, ठीक है। और उसके पास कुल कितने सिक्के हैं, 25 सिक्के हैं। कुल सिक्के कितने हैं, 25। तो ये दोनों मिला के होंगे ना, तो मतलब x और y मिला कितने सिक्के हैं, 25 सिक्के हैं। और लेकिन उसके पास धन टोटल कितना धन है, 160। मतलब ये 5 और 10 के सिक्के मिला के 160 होंगे ना। तो क्या हो जाएगा, 5x + 10y, इसका कितना धन हो गया, 160। कितना हो गया, 160 हो गया ये। तो आपको इक्वेशन नंबर ये एक हो गई, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। चलिए नेक्स्ट पेज में इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमको क्या मिला था इक्वेशन, 5x + 10y = 160। और ये क्या था, x + y = कितना था, 25। और दोनों का हल कर लीजिए तो क्या जाएगा, 5 का गुणा इधर उधर दोनों साइड हो जाएगा। तो इस 5 का गुणा कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। अगर हम लोग आप लोगों से विधि आनी चाहिए। और यहाँ पे क्या 1 है, तो 1 का गुणा क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। तो टोटल क्या आ जाएगा, ये
यह आ जाएगा 5x प्लस 10y, ये ऐसे ही रहेगा 160। और क्या हो जाएगा 5x प्लस 5y इक्वल टू 25 पंचे 125। हम इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि हमको एक एलिमिनेट करेंगे तभी तो एक का आंसर मिलेगा, मतलब यहाँ से एक एक्स कट जाएगा तो y का वैल्यू मिलेगा। तो अब इसको क्या करें, हम घटा देंगे, क्यों, क्योंकि ये प्लस में है, इसको ये भी प्लस में है, लेकिन जब हम घटाएंगे तो क्या इसका चेंज हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, और ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। तो 10 में 5 के 5 5y, और इस पर 160 में 125 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 160 में 125 घटाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 35। बस, तो y का मान कितना आ गया, 5 से 5 कट जाएगा तो 5 7 35, तो y का मान कितना आ गया 7। नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, तो y का वैल्यू कितना आ गया आपका 7। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो x प्लस वाई कितना दिया हुआ है 25, तो y का वैल्यू 7 आएगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 18। ठीक है, x से y की वैल्यू आपको प्राप्त हो गई। तो इस पर x की वैल्यू क्या था, x किसके सिक्के थे 5 के, और y किसके सिक्के थे 10 के। तो 5 के कितने सिक्के होंगे 18, और 10 के कितने सिक्के होंगे 7। तो 18 और 7 जिस ऑप्शन में होगा आपका राइट आंसर होगा। तो देखते हैं 18 और 7 किस में है, 18 और 7 ऑप्शन नंबर, तो 18 और 7 किस में है, ऑप्शन नंबर 1 में, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो बोला है कि वह संख्या जो 1 से 10 दोनों सम्मिलित तक सभी संख्याओं से विभाज्य होगी। इसके कहने मतलब ये है कि इनमें से, इन चारों ऑप्शन में से ऐसी कौन सी संख्या है जो 1 से 10 के बीच में है, जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है संख्याओं से ये चारों में से विभाजित हो जाए। तो इसको हम क्या एक संख्या से विभाजित करेंगे तो उसमें क्या आपको आधे घंटे ही करते रहेंगे। तो हम क्या करते हैं कि 1 से 10 तक की संख्या का हम एलसीएम ले लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज हम सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करें, 1 से 10 तक की संख्या के एलसीएम ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका क्या ले लें हम एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो पहले 2 से करते हैं, तो क्या आ जाएगा 2 एकम 2 3, ये 2 दूनी 4 5 2 तिहाई 6 7 2 चौको 8 9 और 2 पंजे 10। एक बार फिर 2 से जाएगा, ये 2 से कितना आ गया, 1 आ गया 1 आ गया 3 आ गया 1 आ गया 5 3 7 2 9 5, ये 2 से फिर एक बार जाएगा, 2 से फिर एक बार जाएगा 2, तो कितना गया 1 3 1 5 3 7 1 9 5। अभी किसे आएगा, देखिए 5 और 7, 5 और 7 कितनी बार है, एक बार है। ठीक है, तो 5 और 7 तो आएंगे ही, और 3 3 3 2 बार है, 3 3 3 1 5 1 7 1 3 3 9 और 5, तो एक बार 3 और आएगा, तो सभी के आ जाएंगे, और 5 और 7, 5 एक बार आएगा और 7 एक बार आएगा। तो कितना आ गया एलसीएम अपना आ गया नेक्स्ट पेज में 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, 2 बार 2 3 बार आया, 3 2 बार आया, 5 और 7 एक ही बार। तो गुणा कर लीजिए, कितना आ गया 2 दूनी 4 दूनी 8 7 पर 35 35 में 70 70 दूना 70, देखिए 7 पर 35 हो गया। ठीक है, और 35 गुणे 2 70 70 दूना 140 140 280 280 आ गया, 3 का 9 9 का गुणा कर दीजिए। तो कितना आ जाएगा 0 9 72 के 2 चले 7 और 9 दूनी 18 7 25 2520, ऑप्शन नंबर जिस 2520 होगा ये आपका राइट आंसर होगा। तो 2520 ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा राइट हो जाएगा। मतलब 1 से 10 तक की जो संख्याएं हैं वो 2520 को डिवाइड कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, इसमें कौन सा कथन सही नहीं है आपको देखना है। बोलता सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती, यही सही नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 आप पहला ही आपको मिले। सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं, गलत बोल रहा है। कैसे, देखिए 2 क्या है
एक अभाज्य संख्या है, क्या विषम है? विषम संख्या नहीं है, तो ये क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका राइट है। तो नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ने की आपको जरूरत ही नहीं है, पहला आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। NCF राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सी विषय प्राथमिक विद्यालय के गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है? मतलब इसमें क्या बोल रहा है कि प्राथमिक विद्यालय में गणित की जो विषय पढ़ाया जाता है उसमें पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। देखिए, चौपट टाइलिंग बिल्कुल है, सममित है बिल्कुल है, प्रतिरूप अलग, अनुपात क्या है? प्राथमिक विद्यालय में अनुपात के बारे में आपको इसका भाग नहीं बताया जाता है, बनाया जाता है, और आपको इसके बारे में उतनी डिटेल से और विस्तारपूर्वक नहीं बताया जाता है। तो क्या ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा। मतलब पाठ्यक्रम का भाग नहीं है, मतलब अनुपात पाठ्यक्रम का भाग नहीं है प्राथमिक स्तर पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है कक्षा 2 के छात्रों को 44 लिखने के लिए कहा गया, तो कुछ ने 404 लिखा। अध्यापक के रूप में आप इसका कैसे संबोधन करेंगे? देखिए, अगर आप हमारे प्रीवियस क्वेश्चन से देख रहे हैं तो ये क्वेश्चन कई बार आया है, तो मैंने हमेशा बनाया है कि ये विनिमय नियम द्वारा समझाएंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 राइट हो जाएगा, उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम द्वारा समझाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है 180 सेंटीमीटर लंबी तार को आयत का रूप दिया जाता है। यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर तो लंबाई आयत की। देखिए, चौड़ाई दी हुई है आपकी, बी दी हुई है 30, ठीक है, और क्या बोला है कि 180 सेंटीमीटर लंबी तार। देखिए, जब भी वो लंबी तार की बात करेगा तो मतलब क्या, वो परिमाप की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो क्या बोला है यहाँ पे, आयत का मतलब उसने दूसरे शब्दों में क्या बोला कि आयत का परिमाप आपको कितना दिया हुआ है? 180 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई बराबर 180 दिया हुआ है। क्योंकि 180 सेंटीमीटर लंबी तार से हम क्या बना रहे हैं? आयत बना रहे हैं। तो आयत मतलब क्या, परिमाप क्या, पूरा एरिया उसका, ठीक है। तो 2 लंबाई तुम्हें पता नहीं है, और चौड़ाई कितना दिया है? 30 दिया, 180, ये कैंसिल हो गया तो कितना बचा? ये 90 बचा, और 30 आ जाएगा तो लंबाई कितनी आ जाएगी आपकी? 60 आ गई। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। एक रेलगाड़ी दिल्ली से 19 अगस्त 2019 को इतने बजे चलती है। कितने बजे? 16:40 मतलब 4:30 बजे, ठीक है, 19 तारीख को प्रस्थान करती है और अपने गंतव्य 31 अगस्त को 8:45 पर पहुंच जाती है। तो इस यात्रा कुल कितना समय लगा? देखिए, 29 को भी चली, 30 को भी चली और 31 को भी चली। तो 29 को कितने घंटे चली? तो 4:30 बजे चली, 4:30 बजे चली हो। तो 29 को कितने घंटे चली? 7.5 घंटे चली। और फिर 12 बजे बाद क्या, 31 तारीख आ जाती है। तो 38 को कितना चली उसने? 12 से 12 24 घंटे चली। और 31 को कितना चली? 31 को कितना चली? 8 घंटे 45 मिनट चली, ठीक है। तो कितना हो गया? तो 24 7 31 8 39 हो गया ये, 39 घंटे ये हो गए, 39 घंटे कितने हो गए? 39 घंटे। ये टोटल मिला कितने हो गए? 39 घंटे हो गए। कितने हो गए? 39। और ये 30 और 45 1 घंटे 15 मिनट, तो कितना हो गया? 40 घंटे 15 मिनट। तो टोटल कितने बजे पहुंचेगी? 40 घंटे 15 मिनट उस यात्रा का कुल समय है इस रेलगाड़ी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। इसको आपको, ये जो क्वेश्चन है इसको बॉड मास विधि से सॉल्व करना है। किससे? बॉड मास से, BODMAS। मतलब पहले क्या, डिविडर, पहले क्या करना है? डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर एडिशन करना है, फिर सब्सट्रैक्शन करना है, ठीक है। तो इसमें पहले डिवीजन है, क्या है? 7 3 21, तो क्या आ जाएगा? 3 आ गया। फिर क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 70.5 से 3 का गुणा करिए, कितना आ जाएगा? 70 3 51 और 5 से 15 52, तो 52.5 माइनस है, और माइनस इधर भी है। फिर इधर भी मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 12 3 36 और 15 तो 37, तो कितना आ गया? 37.5, क्योंकि 12.5 है, ठीक है। अब सभी क्या करिए? ऐड कर दीजिए, ये माइनस में से तो प्लस हो जाएगा, तो 37 3 40, 37 30 कितना आ गया? 37 3 40, बिल्कुल। तो क्या आ गया? 40.5 आ गया, और 52 में 40.5 कितना आ जाएगा? 12। आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ्य योजना का निम्नलिखित में से अति महत्वपूर्ण पहलू क्या है? ठीक है ना, मतलब बच्चों को, जो प्राथमिक स्तर के बच्चे होते हैं, उनको गणित पढ़ाने के लिए जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं, उसमें कौन सी योजना सबसे महत्वपूर्ण है? पहली योजना क्या बोल रही है कि पाठ्य पुस्तक के अनुक्रम का अनुसरण करना। दूसरा बोल रहा है गणितीय संकल्पनाओं को संरचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करना। तीसरा बोल रहा है विद्यार्थियों को अवसर देना कि वे संकल्पनाओं की संरचना कर सकें। और चौथा बोल रहा है कि क्रियाकलापों को लिखना और इस संदर्भ में प्रश्न देना। देखिए, जो प्राथमिक कक्षा में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए शिक्षक को पाठ्य योजना बनाना एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसके लिए वह क्या करता है कि पाठ में सम्मिलित पाठ्यक्रम के विषय में चर्चा करते हैं और उन्हें दैनिक जीवन के प्रयोग से जोड़कर विद्यार्थियों को समझाते हैं। तो उसके लिए विद्यार्थियों को अवसर दें कि वे ऐसे ही अनेक उदाहरणों को जानने का प्रयास करें। अतः क्या होता है इसमें कि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए पाठ्य योजना में विद्यार्थियों को क्या देना महत्वपूर्ण? अवसर देना कि वे संकल्पनाओं की संरचना करें और अति महत्वपूर्ण पहलुओं से गुजरें। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर 3 सबसे अति महत्वपूर्ण पहलू है कि इसमें क्या होता है कि विद्यार्थियों को अवसर देना चाहिए जिससे वो इसके अंदर जो भी संकल्पनाएं हैं तो इसकी रचना कर सके। तो ऑप्शन नंबर 3 सबसे महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। ये समझाने के लिए कि 1/4 1/3 से छोटा है, लेकिन इनमें से कौन सी योजना सबसे अधिक उपयुक्त है? अगर आप हमारी सारी क्लास देख रही हैं तो यह कई बार रिपीट हो चुका है, कम से कम 5-6 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है और मैंने आपको समझा के बताया है कि यह योजना क्या है, डायनिस ब्लॉक का प्रयोग है। इसमें क्या होता है, डायनिस ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। क्या है कि डायनिस ब्लॉक का प्रयोग करके कागज़ की पट्टियों का प्रयोग को ये समझाने के लिए कि 1/4 1/3 से छोटा है, यह सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है? मतलब हम गणित में महारत हासिल क्यों नहीं कर पाते? मतलब गणित हमको अच्छे समझ क्यों नहीं आती? पहला ऑप्शन है लिंग, दूसरा है सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, तीसरा है गणित का स्वरूप और चौथा है व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता। तो इसमें क्या है, व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता। अगर उसके अंदर गणित को सीखने की क्षमता नहीं है, वह उसके प्रति सीरियस नहीं है, उसको इंटरेस्ट नहीं है, तो वह उसको नहीं सीख पाएगा। और ये क्या है, गणित में उपलब्धि कम होने का मेन कारण है। ना तो ये डिपेंड करता है कि लड़की है या लड़का है, लिंग से उसको कोई मतलब नहीं है कि वो गणित नहीं सीख पाए, क्योंकि गणित किसी के लिए ऐसा पर्टिकुलर नहीं कि सिर्फ इसको लड़के ही पढ़ सकते हैं या लड़कियां पढ़ सकती हैं, ठीक है ना। तो ये हमें क्या, हमारी क्या स्वाभाविक क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको कैसा देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि सूत्र का प्रयोग किए बिना अध्यापक निम्नलिखित में से किन साधनों, शिक्षण, अध्ययन सामग्री का प्रयोग यह दर्शाने के लिए कर सकता है कि विभिन्न आयामों वाले दो आयतनों का क्षेत्रफल समान हो सकता है। तो देखिए, हम क्या कहता है कि अध्यापक जो रहता है इसमें ग्राफ पेपर और टाइल का प्रयोग यह दर्शाने के लिए करता है कि इसमें विभिन्न आयामों वाले दो आयतनों का क्षेत्रफल समान हो सकता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ग्राफ पेपर हो जाएगा और आपका टाइल, इसके द्वारा क्या अध्यापक आपको क्षेत्रफल को समान हो सकता है। तो 2 और 4 किसमें, ऑप्शन नंबर 2 में ऑप्शन आता है। ऑप्शन नंबर 2 में 2 और 4 हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के अध्यापन के लिए वांछनीय प्रक्रिया को पहचानें। इसमें क्या बोला है कि ज्यामिति के अध्यापन के लिए वांछनीय प्रक्रिया क्या है? ठीक है, पहला क्या बोल रहा है, प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति को सरल मूलभूत आकृति की पहचान तक सीमित रखना चाहिए। दूसरा क्या बोलता है, अध्यापक को, देखिए यहाँ पर सीमित रखना है तो यही आपके यहाँ से गलत हो गया। दूसरा क्या बोलता है, अध्यापक को प्रारंभ में सरल आकृतियों की स्पष्ट परिभाषा देनी चाहिए और उदाहरण दिखाने चाहिए। ठीक है, तीसरा क्या बोला है, बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाना चाहिए कि वे दिक् स्थान की अंतर्दर्शी समझ को विकसित कर सकें। ठीक है, चौथा क्या बोला, प्राथमिक स्तर पर व्यापक ज्यामिति शब्द संग्रह का विकास करना उद्देश्य नहीं हो चाहिए। देखिए, पहला और चौथा तो ये नकारात्मक बातें कर रहे हैं, तो पहला और चौथा होगा नहीं।
तीसरा क्या बोल रहा है कि बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाना चाहिए। बिल्कुल सही बोल रहा है कि बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे क्या है, ये वांछनीय प्रक्रिया को दर्शाता है कि जो ज्यामिति के अध्यापन के लिए उपयुक्त है। तो प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के अध्यापन के लिए अध्यापक को दैनिक जीवन में क्या होना चाहिए, प्रयोग होने वाली अनेक ज्यामितीय आकार की वस्तुओं को जानने के लिए बच्चों को अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए, जिससे वे अधिक स्थान की अंतर्दर्शी समझ को विकसित कर सके। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू अरबी गणना प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। देखिए, ये अगर आप हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज देख रहे हैं तो ये क्वेश्चन सब रिपीटेड हैं कि हिंदू अरबी गणना प्रणाली के लिए निम्नलिखित से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो इसमें क्या है, इसमें ऑप्शन नंबर 3 आपका जो है, इसके आधार 2 की प्रणाली का पालन किया जाता है। ये ऑप्शन क्या आपका सही नहीं है। बाकी ये सभी प्रणाली का यूज किया जाता है। एक संख्या में अंक की स्थिति इसका मान बताती है, एक योगात्मक प्रवृत्ति का है और यह गुणात्मक प्रवृत्ति का है। तो हिंदू अरबी गणना प्रणाली के लिए इसमें सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 जो है ये सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं। तो लेकिन इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट है। इसमें क्या होता है, हिंदू अरबी गणना प्रणाली का आधार क्या है, 10 है। क्यों, क्योंकि इस प्रणाली में क्या है, इसका आधार 10 है, क्योंकि इस प्रणाली में किसी संख्या को दर्शाने के लिए 10 अंक, मतलब क्या 10 अंक मतलब कितना, 0 1 2 3 10 तक, सॉरी 9 तक, मतलब 9 तक प्रयोग किए जाते हैं। अतः विकल्प 3 क्या सही नहीं है, क्योंकि देखिए विकल्प 3 क्या 2 की प्रणाली का पालन नहीं किया, क्योंकि यहाँ तो कर रहा है, मतलब आधार 2 की प्रणाली का पालन किया जाता है। ये सही नहीं, क्योंकि इसका भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि आधार 2 बाइनरी प्रणाली का होता है, क्योंकि इस प्रणाली में किसी संख्या को दर्शाने के लिए 2 अंक या बिट का प्रयोग किए जाते हैं। 2 अंक मतलब कितना, 0 और ये क्या है, बाइनरी प्रणाली है, इसलिए इसका क्या है, ये सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए। मेरे पास 6 पेंसिल हैं, ठीक है। मनीष के पास मेरे से 2 अधिक हैं। मनीष के पास कितनी पेंसिल हैं। देखिए, ये शाब्दिक समस्या कौन सी शाब्दिक समस्या है, ये एक प्रकार से आपका तुलनात्मक, एक आपसे क्या है, तुलना कर रहे हैं। मतलब मेरे पास 6 है और उसके मनीष के पास मेरे से 2 अधिक हैं, तो मनीष के पास कितनी पेंसिल है। तो यह किस प्रकार की समस्या को प्रदर्शित कर रहा है, यह तुलनात्मक जमा, मतलब तुलनात्मक जमा की समस्या को का एक प्रकार से क्या है, तुलनात्मक जमा शाब्दिक समस्या का एक क्या का प्रकार है। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये बोल रहा है गणित के अधिगम के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा सही नहीं है। देखिए यहाँ पे फिर से आप पूछ लिए सही नहीं, यहाँ पे आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। पहला क्या बोला कि गणित के उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है। बिल्कुल यही वाला ऑप्शन आपका सही नहीं है, क्योंकि देखिए गणित के अधिगम की क्या अनेक विधियाँ हैं जिसके माध्यम से अध्यापक गणित शिक्षण कर सकता है। कैसे, जैसे मौखिक समझाकर, चित्र दिखाकर। तो इसमें क्या होता है, तो गणित के उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है। तो गणित अधिगम के संबंध में यह सही नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि शिक्षक मौखिक बताकर, चित्र दिखाकर, ये सभी क्या है, शिक्षण करवा सकता है। तो अतः इसमें क्या है, गणित के उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है, गणित अधिगम के संबंध में सही नहीं है। क्योंकि स्वाभाविक नहीं होती, क्योंकि जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे और उसका चित्रण नहीं करेंगे और उसको मौखिक समझाएंगे नहीं, चित्र दिखा के उसकी वार्तालाप नहीं होगी, तो आप उसको स्वाभाविकता नहीं आएगी। तो पहला ऑप्शन ही आपका क्या हो गया, सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये बोल रहा है कि गणित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिवीय समझ को विकसित करने के लिए उपयुक्त, सबसे अधिक उपयुक्त है। मतलब त्रिवीय समझ, मतलब 3D डायमेंशन को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा कथन है। इसमें 4 कथन दिए गए हैं। पहला बोला है बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना। बिल्कुल सही, पहला जो ऑप्शन सही है। हम और ऑप्शन देख लेते हैं क्या बोला है। मानचित्र पर शहरों का स्थान निर्धारित करना, बिल्कुल ये त्रिविमीय तो है नहीं। चंद्रमा के उदय होने की समय लिखना, ये भी सही नहीं है। संख्याओं की संख्या रेखा का निरूपण करना, ये 3D में नहीं आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है कि बोतल का क्या होता है कि आकार बेलनाकार होता है। इसमें गणितीय आकृतियों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है,
क्योंकि गणित में द्विमीय और त्रिमीय आकृति होती हैं। द्विमीय आकृतियों को शिक्षक समतल कागज पर चित्रित कर सकता है, परंतु त्रिमीय आकृतियों को कागज पर चित्रित करते समय सभी विमाएँ दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखिए जो त्रिमीय आकृतियाँ जो होती हैं इसमें सभी विमाएँ क्या होती हैं, कागज पर दिखाई नहीं देती हैं। इसलिए जो अध्यापक है आपका, उसको त्रिमीय आकृति को समझाने के लिए बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना चाहिए। क्योंकि बोतल क्या होगा आपका, क्या होगा बोतल में, क्या होगा आपका हाइट भी दिखेगी, इसका डायमेंशन भी दिखेगा कि क्यों, क्योंकि एक बेलन की आकृति क्या होता है। इसलिए आपका क्या होगा कि बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन से कथन की सहमति गणित की संरचनात्मक या रचनावादी दृष्टिकोण से की जा सकती है। इसमें क्या बोला है कि कौन सा कथन गणित की रचनात्मक दृष्टिकोण से की जा सकती है। तो इसमें आप क्या है कि गणित की संरचनात्मक दृष्टिकोण, गणित तथ्यों को सीखने के बारे में ये नहीं होगा। गणित में सच्चाई का आविष्कार अपेक्षित होना चाहिए, गलत है। गणित पूर्णतः विषय परक है, गलत है। और मानस दर्शन गणित का एक महत्वपूर्ण पहलू, बिल्कुल सही है। इसमें क्या होता है कि मानस दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है। इस कथन की सहमति गणित की संरचनात्मक रचनावादी दृष्टिकोण से सम्मिलित की जा सकती है। तो इस तरह क्वेश्चन को आपको याद रखना है। इसमें आप 15 क्वेश्चन आपके थ्योरेटिकल आते हैं और 15 न्यूमेरिकल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप जब तक ध्यान से पढ़ेंगे नहीं तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। चलिए मैं इसको आप बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कहता है। एक 5 अंकों की संख्या में दाएं के स्थान का अंक 8, इकाई के स्थान का अंक, दाएं के स्थान के अंक का 1/4, हजार के स्थान का अंक 0, 100वें स्थान का अंक इकाई के अंक के स्थान का 2 गुना और 10,000 स्थान का अंक इकाई के स्थान का 3 गुना है। संख्या क्या है। देखिए अगर आप इसी वजह से रट्टा मार के पढ़ लेंगे ऐसे तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तो हमें क्या पूछा है, क्वेश्चन को पहले समझते हैं। तो मतलब क्या बोला है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये क्या है 5 स्थितियां हैं। इन 5 स्थितियों में वो बोला है कि, और वो क्वेश्चन के साथ बताया है कि आपको किस स्थान पे कौन सी वैल्यू रखना है, ठीक है। तो मैंने स्टेप पेज में आपको लेके चलता हूँ, आप कृपया इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अगले पेज में क्वेश्चन आपको नहीं दिखेगा, मैं जहाँ पे सॉल्व करूँगा। तो पहला ऑप्शन क्या पहला क्या बोल रहा है कि एक 5 अंकों की संख्या में दहाई के स्थान पर 8, मतलब ये क्या हो गया, इकाई हो गया और ये दहाई हो गया। तो दहाई के स्थान पर 8, ठीक है, हम यहाँ पे 8 लिख दिए, यहाँ पे अच्छे से लिखते हैं, ठीक है। ये हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000 हो गया, ठीक है। क्या बोला है कि दहाई के स्थान पर 8, ये क्या है, ये दहाई क्या है, ये वाला है, पीछे से हमेशा गिनते हैं। तो दहाई के स्थान पर 8 लिख दिए, ठीक है। फिर क्या बोला है, इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक का 1/4 है। मतलब दहाई के अंक का 1/4 है, मतलब 1/4, मतलब 8 का 1/4 कितना हो जाएगा, 8 का 1/4 कितना हो गया, 2 हो जाए। तो आप यहाँ के लिख देंगे, 2 लिख देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 आपका पहले से यहाँ बाहर हो गया, ठीक है। फिर क्या बोला है, 1/4 है, बिल्कुल, तो 2 आ गया। हजार के स्थान का अंक 0 है। हजार का स्थान कौन सा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार का स्थान क्या है, 0 है, ठीक है। तो हजार का स्थान का क्या है, 0 है, ठीक है। तो देखिए आपको ऑप्शन नंबर 4 आपको मिल गया, राइट हो गया। मतलब आप देखिए पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए फिर भी आपको आंसर मिल गया, लेकिन हम यहाँ पे पूरा सॉल्व करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 आपको राइट है। हजार के स्थान का अंक 0 है। 100वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का 2 गुना है। देखिए 100 में कौन सा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, मतलब ये वाला है, ये वाला है, ये क्या है, 100वां है, मतलब दहाई है, वो सैकड़ा है। तो 100वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का 2 गुना है। इकाई का अंक कितना है, 2 है, तो 2 का 2 गुना कितना हो गया, 4, तो ये क्या आ गया, 4 आ गया, ठीक है। और 10,000वें का स्थान का अंक इकाई के स्थान का 3 गुना है। इकाई का स्थान कितना है, 2 है, और 3 गुना कितना हो जाएगा इसका, 2 गुना 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 60,400 क्या हो जाएगा, 60,482, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट। तो इस तरह आप क्वेश्चन को हल करेंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। मैं आपके यहाँ पे समझाया हूँ इसलिए 1 मिनट 2 मिनट टाइम लग गया होगा, लेकिन जब आप क्वेश्चन परीक्षा में सॉल्व करेंगे तो आप तुरंत इसको
10 सेकंड में कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए निम्नलिखित से कौन सी संख्या तृतीय स्थान पर होगी। देखिए आरोही क्रम की जब बात होती है तो पहले आरोही क्रम का मतलब बढ़ते क्रम, मतलब हम लास्ट में सबसे बड़ी संख्या चाहिए। तो पहले हम शुरू में कौन सी संख्या लिखेंगे, सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 0.77। फिर है 7.007। हमें याद रखना कि तृतीय स्थान पर कौन सी संख्या है। तो जैसे ही तृतीय स्थान संख्या मिलेगी हमको वहीं पे रोक के नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाना है, क्योंकि पूरा लिखने इसका मतलब। और तीसरी संख्या क्या है, 7.07। 7.07 ये क्या है, आपका आंसर हो जाएगा। तृतीय नंबर का 0.77, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि एक रेलवे स्टेशन पर कार पार्किंग है। तो इसमें पार्किंग की दर इतनी दी गई है जो नीचे दी गई है। 2 घंटे के लिए 50 रुपये, 2 घंटे से ऊपर और 5 घंटे से कम के लिए 75 रुपये। ठीक है, याद रखिएगा इसको। 5 घंटे के बाद और 8 घंटे तक, मतलब 5 घंटे के पश्चात, मतलब 5 घंटे हो गए और उसके पश्चात 8 घंटे तक, मतलब 5 घंटे के बाद 8 घंटे तक प्रति घंटे 10 रुपये, मतलब 5 घंटे तक 75 रुपये और उसके बाद प्रति घंटे जब 8 घंटे तक के 10 रुपये। और 8 घंटे से ऊपर, मतलब 5 घंटे के बाद जब 8 घंटे से और ऊपर हो जाएंगे तो उसके ऊपर 12 घंटे तक 150 रुपये प्रति घंटे, और 12 घंटे से ऊपर और 24 घंटे तक 250 रुपये। ठीक है। तो राजीव ने अपनी कार को सुबह 7 बजे पार्क किया और उसने उसी दिन लेने शाम को 4:30 बजे गया, तो उसने कुल कितने रुपए भुगतान करना होगा। देखिए उसने कितने घंटे टोटल अपनी गाड़ी को पार्किंग में रखा, मतलब सुबह 7 बजे और शाम 4 बजे गया, तो कितना हो गया, इधर हो गया 7 5 4 9 घंटे, 9 घंटे 30 मिनट, मतलब 9 घंटे मतलब 9.5 घंटे। तो क्या है, ऑप्शन नंबर 4 में क्या है कि 8 घंटे से ऊपर और 12 घंटे तक कितना रुपये लगेगा, 150 रुपये। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो गया, 150 रुपये। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या होगा, मतलब उससे कुल कितना भुगतान करना पड़ेगा, 150 रुपये, क्योंकि उसने 9.5 घंटे कार पार्किंग की। तो 8 घंटे से ऊपर और 12 घंटे से कम है, तो कितने रुपये देना पड़ेगा, 150 रुपये देना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्या, इसमें क्या है, ये सब्जियों का मूल्य दिया गया है। ठीक है, इतना आपका सब्जियों का मूल्य दिया गया है, कितना कि 1 किलो में 1 किलो टमाटर कितना 40 का है, आलू 2 किलो 25 की है, गाजर 250 ग्राम 20 का है, लौकी 1 किलोग्राम 10 का है, मिर्ची 100 ग्राम 10 का है, और नींबू 4 नींबू 10 के हैं। ठीक है, नीचे क्या दी, इतनी इतनी सब्जी खरीदा तो उसने कितने रुपए वापस मिलेंगे। ठीक है, देखिए चलिए सॉल्व करके देखते हैं। मतलब संजय ने इतना सब्जी खरीदा तो उसने बिल क्लर्क को काउंटर पर 200 रुपये का नोट दे दिया, तो अब उसे कितने रुपए वापस नहीं मिलेंगे, मतलब कि संजय ने कितने रुपए की सब्जी खरीदी। चलिए देखते हैं, उसने क्या खरीदा, संजय ने आधा किलो टमाटर खरीदा, तो टमाटर आधा किलो खरीदा, तो चूंकि 1 किलो कितने का है 40 का है, तो आधा किलो कितने का होगा 20 का होगा। ठीक है, फिर क्या खरीदा, 1 किलो आलू खरीदा, आलू 1 किलो आलू कितने की है, 2 किलो आलू कितने की 25 की है, तो 1 किलो आलू कितने की होगी 12.5 रुपये की होगी। 1 किलो आलू कितने की होगी 12.5 रुपये की होगी, मतलब 12 दूनी 24 25 हो जाएगा। ठीक है, फिर आधा किलो गाजर कितने की होगी, देखिए एक पाव गाजर कितने का है 20 का है, तो आधा किलो गाजर कितने का हो जाएगा, आधा किलो गाजर मतलब 500 ग्राम, तो कितने हो जाएगा 40 रुपये का हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा सारी चीज़ें, सबका मूल्य। फिर 250 ग्राम मिर्ची, 250 ग्राम मिर्ची कितने की है, देखिए 100 ग्राम मिर्ची कितने की है 10 रुपये की, तो 200 ग्राम 20 रुपये, और 250 ग्राम मतलब 5 रुपये, और तो 25 रुपये, तो मिर्ची कितने की होगी 25 रुपये की हो गई। अरे आप लोग डेली सब्जी लेने जाते हैं तो ये सब तो नॉर्मल चीज़ें हैं, आप जो दैनिक जीवन में करते हैं वही चीज़ तो आपको यहाँ पे मिल रही करने के लिए। फिर अच्छा नींबू खरीदता है, क्योंकि 4 नींबू कितने के हैं 10 रुपये के, 4 नींबू कितने के हैं 10 रुपये की, तो 4 नींबू 10 रुपये की, तो मतलब 2 नींबू 5 रुपये के हुए, तो 6 नींबू कितने के हो गए 15 रुपये के हो गए। बस आप सभी को ऐड कर लीजिए, 20 और 12 20 40 कितना हो गया 60, 60 20 80, 80 10 90, और ये 5 5 कितना हो गया 90 100, और 100 हो गया आपका, और 112 112.5, तो कितना हो गया 112.5 हो गया,
112.5 की क्या सब्जी होगी, तो 200 में 112.5 का टाइम कितना आएगा, 87.5 आएगा। कितना आएगा, 87.5। मतलब उसने कितने रुपए वापस देगा दुकानदार, 87.5 रुपये, मतलब 87 रुपये 50 पैसे दुकानदार संजय को वापस देगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो गया। चलिए, तो यहीं पे हमारा वीडियो समाप्त होता है। तो आप कृपया सारा क्वेश्चन देखिए और सारी वीडियो देखिए। लगभग हमारा अभी मैथ पेडागॉजी जो है, इसका वीडियो लगभग समाप्त होने वाले हैं। बस 2-3 पार्ट्स में और आएगा। इसके बाद फिर मैं नेक्स्ट, आप लोग कमेंट में बताइए कि अब आपको किस प्रीवियस ईयर की पर्यावरण का चाहिए, CDP का चाहिए, इंग्लिश का चाहिए। तो आप कृपया कमेंट में बताइए कि किस चीज़ का आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चाहिए, तो मैं उसकी लेके आऊँगा। तो आपके कमेंट के अनुसार मैं उन सारी सीरीज को लेके आऊँगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कृपया अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है, क्योंकि 15 दिसंबर को आपको एग्ज़ाम होने वाला है। तो चलिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।